आप बहुत खूबसूरत भी नजर आ रहे हैं। भैया अल्लाह जब हुस्न देता है ना तो नजाकत आ ही जाती है। Good afternoon, Rahul ji. Good afternoon, Ikram ji. We are live. हाय, गुड आफ्टरनून। And I would take your leave now. Handing Okay. over to Ikram ji and आपको दोनों को best of luck. Thank you, sir. So can we So, start? so do it's still it's started on Facebook as of now? Yes, 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 yes. Okay, okay, chalo. So shall we start? Yeah. People are joining now. Let them join more and more people, sir. Okay. So, should I log in after 2-3 minutes? What do you Yes, think? sir. Yes, sir. Rahul bhai, you can do it as you wish, sir. But you can just switch off your camera, sir. Okay, I'll just switch off my video and mute it. Okay. Yeah. Okay, I'll do that. Good day, good afternoon, everyone. बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, बहुत ही शानदार दिन, जानदार दिन आज हम लोगों के सामने दोस्तों। आज काफी बड़ा दिन है क्योंकि आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिससे कि हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। मेरा नाम है इकराम खान। मैं सारे लोगों को वेलकम करता हूँ और मैं बहुत ही कुछ मिनटों में मैं इस सेशन को स्टार्ट करूंगा और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने प्रमोशन किए शख्सियत के लिए, क्योंकि इनको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल था और आई शुड बी थैंकफुल टू द जो मैनेजमेंट जिन्होंने इनसे समय लिया, क्योंकि बहुत ही वो व्यस्त रहते हैं। एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बहुत सारी कंपनी को इनका लीगल एडवाइस मिलता रहता है, सजेशंस मिलते रहते हैं। तो लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी जस्ट 3 बजे हैं, जैसा कि काफी लोग इस सेशन से फायदा उठाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लाइव आप सारे लोगों को वेलकम करता हूँ। एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जहाँ लोग बोलते हैं आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज, क्योंकि काफी हम लोगों ने ट्रायल करने के बाद ये कंफर्मेशन करने के बाद आप अपने लिंक को, अपनी जगह को आप थोड़ा शिफ्ट करेंगे, आपको आवाज आएगी दोस्तों। तो बहुत ही शानदार सेशन इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें और इस सेशन का आप लोग फायदा उठाएं। तो अपनी टीम को कनेक्ट कराइए, क्योंकि उनको भी बहुत फायदा होगा, साथ में आपको फायदा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट सेशन है, डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ, पावरफुल पर्सनालिटी के साथ। मैं इनके बारे में अभी नहीं बताऊंगा कि ये कौन सी शख्सियत है और इनका क्या कंट्रीब्यूशन अपनी इस इंडस्ट्री में। ओके, मैं चंद मिनट में इस सेशन को स्टार्ट करूंगा दोस्तों। मेरे ख्याल से आप लोग काफी लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ भी रहे हैं। तो चंद ही मिनट में मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा और जो मैं फिर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक डिफरेंट पर्सनालिटी, बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी जिनका आप लोगों ने प्रमोशन किया होगा। तो उनसे आज हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम लोग सीखेंगे। और जब मान लीजिए जब वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे उनसे और उनसे जानेंगे, तो हमारा इस इंडस्ट्री पर और भी विश्वास, इस बिजनेस पे और भी विश्वास हम लोगों का होगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग कनेक्ट हो। अभी 3:04 हुए हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं इस पावरफुल पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करूंगा
1 मिनट और मैं इंतजार करूंगा दोस्तों। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग करें, क्योंकि मैंने काफी टेस्टिंग के बाद जिन लोग को आवाज नहीं आ रही अपनी जगह को बदले। तो चंद सेकंड बाकी, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का फायदा उठाएं, इस एफबी लाइव सेशन का, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी के साथ। तो क्या अब आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? तो दोस्तों, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम इकराम खान, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। और मैं जिस शख्सियत को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी, वो आपके सामने कुछ सेकंड में आएंगे, जो कि हमारे आज के वो चीफ गेस्ट हैं। उनका नाम मिस्टर राहुल सुदन है, जो कि जनरल सेक्रेटरी हमारे फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, और वो एडिटर है डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन, जो कि इंडिया की सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम की ये ट्रेड मैगजीन है, और जो सच्चाई भरा न्यूज हमें देती है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये कन्वीनर है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव के, और प्रिंसिपल ट्रेनर है ये डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग एकेडमी के। तो इनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई दोस्तों, बहुत सारा कीर्तिमान इनके साथ। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग मिलकर हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर राहुल सुदन को, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी, उनको वेलकम किया जाए। सो वेलकम मिस्टर राहुल सुदन सर, वेलकम ऑन बोर्ड सर। Namaste, Ikram sahab. Good morning, everybody. Thank you. Happy to be part of Dayjoy today. आप सभी लोगों से आज इकराम साहब, अनमोल साहब ने, दिव्यांशी ने एक ये सेशन रखा है, तो आज कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे पाएं। जी इकराम साहब, कहाँ से शुरू करें? सर आपको मेरी आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही है सर? बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर? जी इकराम साहब, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज बिल्कुल मुझे आ रही है। तो सर, मैं जैसा कि आज हमारा सौभाग्य है, मैं आज आपसे बहुत कुछ हम लोग जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, और आपसे, क्योंकि ये जो सेशन है, ये आपका सेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सर हम लोग जानना चाहते हैं कि अपनी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फिटसी का रोल है सर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं। तो इसका रोल क्या है हमारी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फिटसी का, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें तो। जी इकराम साहब, फिटसी यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की एसोसिएशन है। फिटसी का जन्म या फिटसी का उद्देश्य दो तीन लाइनों में अगर मैं बताना चाहूँ, तो उसका उद्देश्य है कि जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, वो अगर उनको काम करते हुए कोई इश्यूज आते हैं, या वो सरकार से बात करना चाहती हैं, या वो किसी पहलू पे सरकार से एक प्लेटफॉर्म चाहती हैं, तो एक जरिया, एक एटीट्यूड या एक विजन की अगर हम बात करें, तो फिटसी हेल्प करती है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज को सरकार के साथ बातचीत करने का जरिया बनने में। मैं भी डायरेक्ट सेलर रहा हूँ, आप सब डायरेक्ट सेलर हैं। आप जानते हैं कि अगर मार्केट में हमें किसी तरीके का इश्यू आता है, तो हम अपनी कंपनीज को कॉन्टैक्ट करते हैं। कंपनीज जो होती हैं, क्योंकि वो सब इकट्ठे होकर जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं, वो क्वेश्चंस हम एक एसोसिएशन के रूप में सरकार के पास लेके जाते हैं। फिटसी का जन्म आज से करीबन 3 साल पहले हुआ, 2017 में, और आज हमारे करीबन 28 मेंबर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। फिटसी एक काम और करने में, उद्देश्य को अचीव करने में जिस रास्ते का इस्तेमाल करती है, वो है ट्रेनिंग का। फिटसी एक एजुकेशन, एक ट्रेनिंग बेस्ड एसोसिएशन है, जिसमें हम अपने डायरेक्ट सेलर्स को, अपने एसोसिएशंस को, अपने पार्टनर्स को, अपने एंटिटीज को
डायरेक्ट सेलिंग एथिकल क्या है, लीगल के तरीके से क्या की जा सकती है, सरकार की क्या नई नीति हैं, इसके बारे में बताने में भी हेल्प करती है। तो इकराम साहब, अगर संक्षेप में फिटसी के रोल के बारे में बताया जाए तो ये बताना चाहूँगा। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन सर एक क्वेश्चन जो कि लोग हमके हमेशा दिमाग में आती है कि फिटसी की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि पहले ही एक बॉडी थी हमारे, जिसको कि हम लोग जानते हैं, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। तो ऐसी फिटसी की हम लोग को ज़रूरत क्या पड़ी? क्या ऐसा ज़रूरत लगी कि व्हाई फिटसी? सो मेरी आस्क दिस क्वेश्चन। अ, आई थिंक वो टाइम और सिचुएशन की बात थी। जब इसे समझें कि जब 2016 में सरकार की गाइडलाइंस आई, तो हमारे कुछ मेंबर कंपनी के, हमारे क्लाइंट्स या हमारे दोस्तों को ऐसा लगा कि एक कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम सब मिलके एक कॉमन बात सरकार के सामने रख सकें। उस टाइम पे ये महसूस किया गया कि कुछ इंडियन कंपनीज़ को ये प्लेटफ़ॉर्म जनरेट करने में या बात करने में चैलेंज आ रहे थे। तो दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब आप देखें तो ये तो अभी वर्ल्ड वाइड डेटा के हिसाब से हम कंपैरिज़न करते हैं या यूरोप या यूएस की मार्केट या कोरिया की मार्केट से भी कंपैरिज़न करते हैं, तो अभी तक हम उस पोटेंशियल तक पहुँच नहीं पाए हैं। तो इतने सारे लोगों को साथ ले चलने के लिए अलग-अलग तरीके की ऑर्गनाइज़ेशन, अलग-अलग तरीके के एफर्ट किए जाते हैं। तो फिटसी एक ऐसे ही एफर्ट का रिजल्ट था, जहाँ पे हमें साथ में लेके कुछ लोगों की साथ में लेके चलना था कि हम सही तरीके से, एक एथिकल तरीके से उन लोगों की बात सरकार तक पहुँचा सकें। यही फिटसी का उद्देश्य था बनने का, और आगे चलने का भी यही उद्देश्य है हमारा। चलिए सर, हम लोग जब आपने जैसा कि काफ़ी लोग इस इंडस्ट्री से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, तो एक जो हम लोग करीब 20 साल इस इंडस्ट्री को हो गए हिंदुस्तान में, सबसे पहले हम लोगों ने सुना था आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का सुना था, और काफ़ी लोग इसको जानते हैं कि एक प्राइवेट गवर्नमेंट बॉडी है। लेकिन हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि मैं अगर बताऊँ कि जनता जानना चाहती है, जनता का ये सवाल है, आईडीएसए और फिटसी में क्या अंतर है? पहला एक चीज़ इकराम साहब ठीक करना चाहूँगा कि जो भी एसोसिएशन है, या ये समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग की अगर कोई नोडल डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स बनाने का जिनको हक है और जो इस चीज़ को पूरे मॉनिटर करते हैं, वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है। सो कोई भी एसोसिएशन के पास ये पावर नहीं है, या कि आप कहें कि वो स सरकार की जगह रूप ले सकती हैं। हम सरकार की हेल्प कर सकते हैं, अपने इनपुट देना चाहें, वो भी तब जब सरकार सुनना चाहे। हम ये नहीं कर सकते कि हम जाएँ और सरकार से बात रिक्वेस्ट कर सकते हैं बात करने की। सो आपका जो क्वेश्चन है कि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि नहीं है आईडीएसए, तो वो नहीं है। ये एसोसिएशंस एक असिस्टेंट प्लेटफ़ॉर्म का रोल अदा करती हैं। अब जो फ़र्क है वो बेसिकली उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। वो अपनी जगह वो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे लोगों और बहुत अच्छी कंपनीज़ का एसोसिएशन है। हम सिर्फ़ टिप्पणी कर सकते हैं या बात कर सकते हैं अपने बारे में कि हम क्या करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम एक ट्रेनिंग और एथिकल बेस्ड सॉल्यूशन कंपनीज़ का जुड़ के काम करना चाहते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस लाना चाहते हैं। देखिए, हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? असल में हमारी इंडस्ट्री की अगर आप समझें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी खुद की बनाई हुई नेगेटिविटी है, जो कस्टमर से क बाहर मार्केट में लोगों तक चली जाती है, जिसका परसेप्शन वो इस इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं कर पाते, और उसमें कहीं न कहीं हम सभी ज़िम्मेदार हैं। इस परसेप्शन को, इस इंडस्ट्री की असलियत को लोगों तक लाने के लिए हमने एसोसिएशन ने जो सहारा चुना है वो एजुकेशन का है कि हम जितने से ज़्यादा लोगों को ठीक चीज़ बता पाएँगे, ये बता पाएँगे कि ठीक तरह से एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग कैसे की जाती है, उतना ही कम इसकी नेगेटिविटी होती जाएगी। अगर आप फ़र्क में समझें तो हमारा सबसे बड़ा फ़र्क सिर्फ़ यही है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री के प्रति पॉज़िटिव हो सकें। वो इस इंडस्ट्री को करें या नहीं करें, पर इस इंडस्ट्री की तरफ जो सकारात्मक सोच है, वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। यही हमारा उद्देश्य है, इकराम साहब। राहुल सर, जैसे कि आपका अलग-अलग अचीवमेंट रहा, आप जनरल सेक्रेटरी भी, और आपने बहुत कुछ महीने पहले आप एडिटर भी बन के आए बहुत ही पावरफुल मैगज़ीन जो कि डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगज़ीन के नाम से, जो कि हिंदुस्तान का सिर्फ़ एकमात्र मैगज़ीन है, जो कि अपनी इस इंडस्ट्री को रिप्रेज़ेंट करता है, और मैंने कई बार इसको पढ़ा भी है, जो कि सच्चाई को बताता है। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई इस मैगज़ीन को आपको लॉन्च करने की? जो मैंने अभी बात करी कि सकारात्मक सोच, आप काफ़ी टाइम से इंडस्ट्रीज़ में, आप खुद काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं, और हमारे आपके काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। वो सभी एक बात जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में या तो बहुत पॉजिटिव ज्ञान होता है,
या बिल्कुल नेगेटिव होता है। या तो हम सीधा स्वर्ग में होते हैं या सीधा नर्क में होते हैं। हम नॉर्मल लोगों को लोग नॉर्मल तरीके से नहीं देखते। आप सारी इंडस्ट्रीज 9 से 5 काम करती है, कोई 9 से 9 काम करता है, कोई 24 घंटे काम करता है, हम भी काम करते हैं। तो हमारी ये कोशिश थी कि हमारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री की तरह देखा जाए। लेकिन उसको देखने के लिए तरह-तरह तरीके के कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म, कई-कई तरीके के आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का सहारा लेते हैं। हमने मैगज़ीन का सहारा लिया है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के सारे लोग जिनका हमारी इस इंडस्ट्री से इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़, कंपनीज़, हमारे लीडर्स, हमारे नेटवर्कर्स, हमारे डायरेक्ट सेलर, हमारे कंज्यूमर्स, वो समझ सके कि हम एक्चुअली इंडस्ट्री में है क्या। तो इस इंडस्ट्री का करेक्ट पर्सपेक्टिव या करेक्ट सोच देने की नियत से ये मैगज़ीन का निकालने का पर्पस है। एंड आई एम श्योर जब आगे अनमोल सर फ्री होंगे तो वो भी हमारी मैगज़ीन में अपना इंटरव्यू देना चाहेंगे। वो काफ़ी बिल्कुल बिज़ी सर, रहते हैं बिल्कुल। आजकल। जी सर। जी। सर एक क्वेश्चन आ रहा है जो मैं बीच-बीच में थोड़ा क्वेश्चन भी लोगों का लेता जाऊँगा। हुँ। ऐसा कुछ अपने इस फिटसी में कुछ ऐसा प्रोसेस है कि वेयर वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन रियल कंपनी है, कौन जेन्युइन कंपनी है या कोई फेक कंपनी है? क्योंकि कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर के 20 साल इस इंडस्ट्री को हो गए हैं। अभी भी एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में रहता है कि ये कंपनी कब तक चलेगी, कब तक मेरे साथ चलेगी, चली तो नहीं जाएगी, भाग तो नहीं जाएगी। तो ऐसा क्या फिटसी ऐसा कोई ऐसा प्रोसेस या ऐसा कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो कि फिल्टर कर सके कि ये जेन्युइन है या फेक कंपनीज़ है? ओके। इकराम साहब पहले हम ये समझते हैं कि जो भी जेन्युइन कंपनी का जो मतलब है वो बेसिकली वो कंपनीज़ हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा लेड गाइडलाइंस का पालन करती हैं या उसको फॉलो करती हैं। हमारा पहला फिटसी का यादस्टिक है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को ये समझाया जा सके कि आपको कंज्यूमर अफेयर्स में जो सेंट्रल की गाइडलाइंस हैं, साथ ही में 13 स्टेट्स, 13 राज्य जिन्होंने अपनी गाइडलाइंस का भी रिलीज़ किया है, अपनी गाइडलाइंस को रिलीज़ किया है जिन्होंने, आप उनको भी सबमिट करें, उनको भी कंप्लाई करते हैं कि नहीं करते। तो यानी जो जेन्युइन कंपनी का जो शब्द है, वो कंपनी जो डिपार्टमेंट को पहले अप्लाई करती हैं और डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्शंस आने पे या उनके कुछ कंप्लेंट्स आने पे या उनके सुझाव देने पे उसी अनुरूप अपने प्लान को, अपने ग्रीवियंस मैकेनिज्म को, अपने कस्टमर की रिफंड पॉलिसी को, टर्मिनेशन पॉलिसीज़ को चेंज करती है। वो एक सबसे बड़ा जेन्युइन कंपनी होने का स्टेप है। सेकंड स्टेप आता है जब हम एसोसिएशन में किसी को मेंबर के लिए लेते हैं या कोई भी हमारा पार्टनर बनना चाहता है, हमारा मेंबर बनना चाहता है, तो हम सीधा हमारा एक ही पहला रूल है कि वो कंज्यूमर अफेयर में होना चाहिए या वो कंज्यूमर अफेयर का एप्लीकेंट होना चाहिए। उसके साथ-साथ देखिए फिर क्या होता है, फिर एक साथ ही जब वो कंज्यूमर अफेयर में होता है प्लस वो बाकी स्टेट्स में होता है, तो हमारे लिए ये एप्लीकेशन का क्लीयरेंस का बहुत ही बड़ा प्रूफ होता है। जो सरकार से कंप्लाई करेगा ऑब्वियसली हम उसके साथ ही काम कर सकते हैं। जो उनके साथ कंप्लाई नहीं करेगा तो फिटसी क्या कोई भी उसके साथ काम करना नहीं चाहेगा। जी। ओके सर। सर एक नॉर्मल क्वेश्चन ये भी लोग आपसे उसका जवाब जानना चाहेंगे कि जो वर्ड लीगैलिटी जुड़ा है हम लोगों की इस इंडस्ट्री के साथ, जहाँ के लोग कंज्यूमर अफेयर की बात करते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अभी जो लीगैलिटी का क्या स्टेटस है? कैसे हम इसको मान सकते हैं कि आज के दिन में हमारा एक एज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हम इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े तो मेरा भविष्य सुधर जाएगा। सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ लीगैलिटी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? इकराम साहब 2016 में सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जब गाइडलाइंस निकाली तो वो हमारा पहला स्टेप था इस इंडस्ट्री को एक लीगल की तरफ लेके जाने का। और उन गाइडलाइंस के आने से आप ये समझे तो हमारी इंडस्ट्री को एक शेप मिलना शुरू हुई, एक विचार ने शक्ल लेना शुरू की। अ, उस इंडस्ट्री में आगे चलते हुए कई स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट भी किया, जैसे 13 स्टेट्स की मैं बात करता हूँ, 13 राज्य जिन्होंने इस गाइडलाइंस को एक्सेप्ट किया और कुछ राज्यों ने अपने स्टेट्स को अप्रूव भी किया है, चेक भी किया है उनकी फाइल्स वगैरह को भी और एक नेक्स्ट स्टेप पे भी लेके गए हैं। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्टेप आया था वो कंज्यूमर एक्ट था। कंज्यूमर एक्ट 2019 का जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग, ई-कॉमर्स जैसे बिज़नेस मॉडल को नए बिज़नेस मॉडल को न्यू फॉर्म ऑफ रिटेल इंडस्ट्रीज को अप्रूवल मिला। डायरेक्ट सेलिंग शब्द पहली बार एक्ट का पार्ट बना। अभी जो स्टेटस है उसके अंदर इनके ऊपर एक वर्किंग रूल्स बन रहे हैं। वर्किंग रूल्स बनने के बाद उसके अंदर कंज्यूमर एक्ट के अंदर एक सीसीपीए की प्रोविजन है यानी चीफ रेगुलेटर का अपॉइंट होना।
आप समझे, ये सारा जो स्टेप्स हैं वो ये शो करता है कि सरकार हमारे साथ है और इस इंडस्ट्री के साथ है। वो समय आने पे इंडस्ट्री की नीड के अनुसार, उसकी जरूरतों के अनुसार अपने आप को हमें सपोर्ट करने को तैयार है। सबसे ज्यादा मुद्दा एक्चुअली तो ये है कि हम लोग कितना बदलने को तैयार हैं। आप बिल्कुल समझें कि सरकार तो हमारे लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बना देगी, वो हमारे लिए एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बना देगी, लेकिन चलना हम ही सबको है। और अगर हम सही नियत और सही सिस्टम से चलते हैं, तो हम सरकार का 1 और 1 11 करके हम इस इंडस्ट्री को आगे लेके जा सकते हैं। सो अगर आपके क्वेश्चन का आंसर दूं कि लीगैलिटी में, तो आप ये समझिए कि नए मॉडल रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन होते ही काफी बड़ा पुश आने वाला है हमारी इंडस्ट्री को। ये काम पहले हो जाता है, पर अनफॉर्चुनेट लॉकडाउन और 1-2 स्टेप्स की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया। और ये लेकिन जैसे ही आता है तो आप समझिए, मैं ये दोबारा आप लोगों से मिलके उस गाइडलाइंस जो मॉडल रूल्स हैं, उसका दोबारा से एक बार सेशन ज़रूर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। सर एक छोटी सी बात मैं आप जैसे अपने बिज़नेस का एक चीज़ होता है वो है केवाईसी, ठीक है? हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेट करते हैं कि केवाईसी करना चाहिए, केवाईसी करना चाहिए, केवाईसी पहला स्टेप। लेकिन वैसी भी क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने बारे में बताता है, अपनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर अपने इस बिज़नेस में जो कि लोग केवाईसी को कई बार उसको लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है केवाईसी अपने इस बिज़नेस के लिए? केवाईसी नहीं है तो फिर आप बिज़नेस कर ही क्यों रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमारा गाइडलाइंस की बात करें और आपके आई एम श्योर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो ई कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके, उसमें भी एक बड़ी सिंपल सी प्रोविजनिंग होगी कि जब तक आप केवाईसी नहीं देते, तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने के चांसेस कंपनी के पास होते हैं। सो जनरली ये मॉडस ऑपरेंडी हमारे यहाँ पे सभी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज अपनाती हैं। जब तक आपके पास केवाईसी नहीं है, तो आप समझें कि आप एक अनदेखे प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलर केवाईसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो पहला कुछ हो ही नहीं सकता। आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने ले लिए, बहुत बड़ी बात। आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको अपनी केवाईसी करना ही पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से तो ये एक नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल या जीरो टॉलरेंट सिनेरियो है। सो आप अपने डायरेक्ट सेलर्स को एजुकेट करें, मोटिवेट करें कि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक तरीके से आपको दें। कई कंपनीज में वो पैन कार्ड सही तरह नहीं आ पाता, कई फोटोज मैच नहीं कर पाती, या क्वालिटी या वो अ, जैसे कुछ जगह छोटे हमारे गांव प्रांतों में तो पैन कार्ड के ऊपर एक प्लास्टिक सी पन्नी लगकर भी इमेज आ जाती है जो रीड या स्कैन नहीं हो पाती। बट बिल्कुल स ये एक है, प्रॉब्लम है, बट हमें इससे लड़ना होगा और ठीक केवाईसी की तरफ पुश करना होगा। धीरे धीरे हमें 100% केवाईसी कंप्लाइंट और टेक्नोलॉजी कंप्लाइंट एंड डिजिटल कंप्लाइंट इंडस्ट्री बनना है। आप और हमें शायद इस देश को अगर समझे तो सबसे अग्रगणी इंडस्ट्रियों में से होना चाहिए, जो जी, प्रांतों में, गांव में डिजिटल रेवोल्यूशन को लेकर आने वाली इंडस्ट्रियों में से एक इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग ही है असल में। बिल्कुल सही सर। तो एज़ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर सर क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अलग-अलग लेवल के होते हैं, गाँव से होते हैं, शहर से होते हैं, मेट्रोपॉलिटन से होते हैं। तो ये जो भी आप लॉज़ की या लीगैलिटी की बात कर रहे हैं सर, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? बहुत ही आम शब्द में एक एज़ अ लेमन लैंग्वेज हम लोग के साथ शेयर करें कि उसके दिल में, उसके दिमाग में कैसे विश्वास हो जाए इस इंडस्ट्री के लिए। तो हमारे जो परिवार जो कि बढ़ता चला जा रहा है, तो ये इस डे जो परिवार में जो लोग जुड़े हैं, क्योंकि जब मैं केवाईसी की बात करता हूँ या कोई मैं सिस्टम की बात करता हूँ, तो कई बार उसको लोग रेज़िस्ट कर देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा एज़ एन एक्सपर्ट, एक डिस्ट्रीब्यूटर का क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, सारे लोग कैसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? उस पर आप थोड़ा रोशनी डालें सर। इकराम साहब, जो मैं आपका प्रश्न समझ पाया हूँ, तो वो इस तरीके से प्रश्न है आपका कि क्या ये एक की इंडस्ट्री को हम करियर की तरह ले सकते हैं या नहीं ले सकते? और दूसरा, अगर हम करियर की तरह ले सकते हैं, तो हम एक अपने सो करियर में लेने के लिए हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम इस इंडस्ट्री को करियर की तरह लेते हैं? 1999 जब मैंने पहली बार नेट डायरेक्ट सेलिंग की, तो अ, वो जून का महीना था, और तो मेरी अपलाइन या मेरा बचपन का दोस्त था जिसने मुझे डायरेक्ट सेलिंग से तारुफ कराया था, उसने रूबरू कराया था मुझे। तो मेरा उससे पहला क्वेश्चन यही था कि यार ये इंडस्ट्री लीगल है? तो उसने कहा कि कुछ दिनों में हो जाएगी। वो कुछ दिन 15, 16, 17 साल के बाद देखने को मिला। जी, तो चाहे वो 17 साल वेट किया, लेकिन इस इंडस्ट्री में जो लेकिन उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था मेरा कि यार क्या मैं इस इंडस्ट्री को एज़ अ करियर ले सकता हूँ? तो मेरी अपलाइन ने मुझे सही बोला, कहता हाँ, तू ले सकता है।
उसने शायद जैसे भी बोला होगा, लेकिन एक बात तो सच है, चाहे इंडस्ट्री 16-17 साल बाद लीगली, लेकिन इसको एज़ अ करियर लिया जा सका था। यानी कि जो चीज़ हमने तब करियर ले लिया जब इस इंडस्ट्री का लीगल रूप नहीं था, तो आज तो इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि इसको ना लेने का। तो एज़ अ करियर ये तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है। दूसरी, इसको आप किसी भी अपॉर्च्युनिटी को आप मार्केट से कंपेयर करते हैं। आप कंपेयर करते हैं बाकी ऑप्शंस के साथ। तो आप ये समझें कि पोस्ट कोरोना पीरियड या पोस्ट लॉकडाउन पीरियड जिसे हम कहते थे, तो हमारी इंडस्ट्री में जनरली हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की जो चैलेंज था वो था, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का भी चैलेंज है, और उसके साथ वर्किंग एज ग्रुप यानी 20 से 35 साल की जो एज ग्रुप है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। प्लस विमेन अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो 3, 4, 5 जो अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं वो थे। सो यानी कि अगर आज मैं कॉलेज से निकलता हूँ, मैं स्कूल से निकलता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसमें से एक ऑप्शन मेरे को डायरेक्ट सेलिंग भी स्टडी कर लेना चाहिए। सो आज की डेट में आप समझे कि मेरे को कॉलेज के बच्चे मिलते हैं, कि स्कूल के बच्चे निकलते हैं कि सर हम कॉलेज से निकल रहे हैं, और हमने 19-20 साल के लड़के थे, वो कहते हैं कि सर हमने डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी ध्यान से स्टडी की है, कि जिसको हम कॉलेज के साथ या पार्ट टाइम नौकरी के साथ डायरेक्ट सेलिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो करियर की तरह तो ये लोग तैयार हैं। फ़र्क है सिर्फ हमारी एज़ अ कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो एज़ अ अपलाइन या लीडर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको सही इन्फॉर्मेशन देना वो इम्पोर्टेंट है। आपको केवाईसी करनी है, आपको प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, आपको प्रोडक्ट के साथ इनवॉइस रखना है, रिफंड पॉलिसी अपने कस्टमर्स को बताना है, ग्रीवियंस मैकेनिज़्म क्या है अपने कस्टमर्स को बताना है आपने। अगर आप ये सिर्फ 4, 5, 6 बेसिक चीज़ें कर लें, तो यकीन मानिएगा कि हमारी इंडस्ट्री का परसेप्शन ऑलमोस्ट 99% इम्प्रूव हो सकता है। 1% कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जी सर। लेकिन 99% हम पहुँच सकते हैं अगर हम ये 4-5 चीज़ें बेसिक ठीक कर लें तो। जी सर। जी। सर आपने बेसिकली जब आपने ये सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट की होगी या आपने अलग-अलग लीगल सिस्टम को आपने स्टेज बाय स्टेज देखा होगा। तो एक चीज़ जानना चाहूँगा आज के दिन प्रेज़ेंट सिनेरियो क्या है अपने इस लीगैलिटी या लॉ सिस्टम का अपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? अ, इकराम साहब, इसका आंसर जो समझे कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो मैंने आपको बताया, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये समझा सकते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग के आने की वजह से जो आज हम लोग कहाँ पे सब। खड़े हैं सर? हाँ जी। सर हेलो? मैं ये पूछना चाह मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? हाँ जी, आ रही है। मेरे को ये समझना है कि प्रेज़ेंट सिनेरियो में अभी जो लॉ सिस्टम अपना इस डायरेक्ट सेलिंग में है, तो आज आपने अलग-अलग स्टेजेस देखे होंगे सर, कि आपने जैसे अभी 13 स्टेट की बात की, पहले 2 स्टेट हुआ, 5 स्टेट हुआ, आज 13 है। तो आज प्रेज़ेंट सिनेरियो इस लॉ के अपने इंडस्ट्री में कहाँ पे आज हम लोग खड़े हैं सर? उसके बाद उस पर थोड़ी रोशनी डालें आप। इकराम साहब, जैसे मैंने इसका पहले आंसर दिया आपको कि अब सिर्फ एक लास्ट स्टेप ही रह गया है, मॉडल रूल्स का डेवलपमेंट होना, वर्किंग रूल्स का डेवलपमेंट होना जिसे हम कहते हैं। और हमारी उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसको ये क्लियर करेंगे कि हमें एज़ अ कंपनीज़ कैसे काम करना है। ये एक फाइनल डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर ने सबसे सलाह भी माँगी, अपने इनपुट सुझाव माँगे कि जिन-जिन को जाके आप अपने सुझाव उनको दे सकते हैं। और जिनको जैसे-जैसे देना था उन्होंने जाके वहाँ दिए सुझाव कि इस गाइडलाइंस में अगर कुछ चेंज या इम्प्रूव या उसको बेहतर बनाया जा सके। सो अब ये माने कि और 1-2 महीने की बात है, उसके अंदर डिपार्टमेंट से एक नई अपनी मॉडल रूल्स रिलीज़ कर देगा, और आप एक जिसे कहते हैं 101% क्लीन लीगल इंडस्ट्री में काउंटेड होंगे सर। आप अभी भी लीगल हैं, इसमें आप ये मत सोचिए कि नहीं है, बट एक वर्किंग रूल्स की कमी थी जो अब आ जाएँगे। ओके। एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा उसके बाद मैं फिर मेन प्रिंसिपल क्वेश्चन्स पे आऊँगा। लोग ये पूछ रहे हैं कि सर मान लीजिए कि एक आउट ऑफ द क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कोई इल्लीगल कंपनी होती है कि किसी को भी पता नहीं होता, जब वो कंपनी लोगों को चीट करके भाग जाती है तब पता चलता है। तो ऐसी शिकायत कहाँ पे जाकर हम लॉन्च करा सकते हैं सर? एनी थॉट प्रोसेस ऑन दिस सर? आपने सही क्वेश्चन पूछा, तो यानी कि हुँ, देखिए होता क्या है कि एक ठीक आदमी को ठीक चलने के लिए, यानी अगर मेरे को गाड़ी रास्ते पे ठीक चलानी है, तो ये भी ज़रूरी है कि बाकी लोग गलत ना चलाएँ। अगर मैं लाल बत्ती पे रुक रहा हूँ, लेकिन अगला इंसान लाल बत्ती पे नहीं रुकता, तो भी मेरे लिए भी प्रॉब्लम है। सो डिपार्टमेंट इसके फ़ेवर में काम करता है। अगर आप डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि ये फला-फला कंपनी है जो कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को चीट कर रही है, तो आप डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और आप सब लोग शायद सरप्राइज़ होंगे, लेकिन हमने जब
डिपार्टमेंट का एक्शन लेने का तरीका देखा, उनकी स्पीड देखी है काम करने की, जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो वाक़ई में बहुत सराहनीय है। आप क्वेश्चन मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि आप लोग सामने नहीं आते। कई लोग कुछ कहते हैं जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ एमएलए में कहावत थी कि पेन चुभती है लेकिन कोई बोलता नहीं है। तो बिल्कुल सर। प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम सब नहीं बोलते। हमें लगता है कि वो 2, 4, 5 दिन में, महीने में वो कंपनी बंद हो जाएगी तो हमारे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग जब सामने आते हैं, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, डिपार्टमेंट उन पे एक्शन लेता है, तो उतना ही अवेयरनेस लोगों को आता है कि ठीक चीज़ क्या है। सच्चाई तो ये है कि आज भी ठीक और गलत का अंतर समझाना बहुत मुश्किल है। वो तभी समझा सकते हैं जब हम उन्हें एजुकेट करें कि ठीक चीज़ क्या है। और इसके वेरिएंस में, इसके गलत में कुछ भी आता है तो आप डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए। और आई एम श्योर आप डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी और सरकार की स्पीड देख के आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। ओके सर, नाउ जब से ये अपनी इंडस्ट्री लीगलाइज होगी तो उसमें 2 क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, एक नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। क्योंकि दोनों का बिज़नेस को लेकर, बिज़नेस इंडस्ट्री को लेकर अलग-अलग अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जब से ये इंडस्ट्री लीगलाइज हुई है, तो नेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है और अपने स्टेट लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? तो उस पर कुछ रोशनी डालें सर आप। सेंट्रल ने कंज्यूमर अफेयर्स ने जो गाइडलाइंस निकाली वो नेशनल लेवल पे है, पर उसके साथ-साथ उन्होंने वो एक मॉडल एडवाइजरी गाइडलाइन थी जिसमें उन्होंने स्टेट को पावर किया कि वो उसकी मॉनिटरिंग एक्शन स्टेट बना सकता है। यानी कि अगर कोई वो फॉलो करना नहीं करता तो आप उसके ऊपर सज़ा क्या देना चाहते हैं, पीनल एक्शन क्या करना चाहते हैं, स्टेट्स के ऊपर प्रोविजनिंग है। तो हर स्टेट अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सिस्टम के हिसाब से अपनी-अपनी पॉलिसी को फ्रेमवर्क बना रहा है। आप ये समझे तो अबाउट 90% तो सेंटर के रूल्स ही हैं। 8 या 10% का थोड़ा-सा वेरिएशन होता है जिसमें हर स्टेट के हिसाब से। गोइंग फॉरवर्ड एक्चुअली वो हमने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो एक नेशनल लेवल पॉलिसी रहे। तो हमारी एसोसिएशन की ये रिक्वेस्ट है कि जो भी फॉलो किया जाए नेशनली किया जाए। ऐसा ना हो कि एक स्टेट के लिए कुछ हो और दूसरे स्टेट के लिए कुछ हो। बट हिंदुस्तान एक फेडरल कंट्री है और ये जो कंज्यूमर एक्ट है इसका फेडरल में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल भी है। अगर आप मोटा-मोटा समझें तो स्टेट्स को भी गवर्नमेंट सेंटर पोजीशनिंग देता है अपने इनपुट्स देने के लिए। पर धीरे-धीरे आप सबके लोगों के इनपुट को लेके, रिक्वेस्ट को लेके, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज को लेके हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि एक ही पॉलिसी सारी स्टेट्स में और सारे जगह पे वन नेशन वन पॉलिसी हो हमारे यहाँ पे। सभी आगे सभी लोग इतना सबको लीगल के बारे में पूछ रहे हैं, किसी ने और कुछ नहीं पूछा? आज सर कोई बड़ा सर सीरियस अपने डिस्कशन? सर इसलिए मैं, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आज मैंने लोगों को पहली बार अपॉर्चुनिटी मौका मिला अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने का। नहीं, उसके बाद थोड़ा-सा सरल क्वेश्चन है लीगल से हट करके। पोस्ट लॉकडाउन के बाद क्या क्या सोच रहे हैं हम लोग? तो आपसे जानना चाहूँगा, कुछ टिप्स लेना चाहूँगा सर, कि पोस्ट लॉकडाउन के बाद इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ होगा? क्या इस पोस्ट लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, अगर मैं इस लास्ट 3 महीने की बात करूँ, और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है सर? उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। इकराम साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पिछले 20-22 साल में जब भी जनरल हमने रिसेशन देखा, ट्रेडिशनल मार्केट जिसे हम नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलर्स, बाहर की मार्केट को ट्रेडिशनल मार्केट एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो 2 या 3 बार कि बाहर मार्केट में जरा सा ट्रेडिशनली बिजनेस लॉकडाउन हुआ, डाउन हुआ, ट्रेडिशनल मार्केट डाउन हुई या रिसेशन में आई, तो एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग हमेशा बढ़ जाती थी। तो ये तीसरी चौथी बार हम देख रहे हैं, मैं तो पिछले 20-22 सालों में चौथी बार देख रहा हूँ। लेकिन ये बड़ा यूनिक टाइम था कि इस रिसेशन में या इस सिनेरियो में प्रोडक्ट की मूवमेंट नहीं हो रही थी। क्योंकि प्रोडक्ट की मूवमेंट नहीं हो रही थी, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पास ना एक बड़ी अजीब सी अपॉर्चुनिटी थी कि लोग, बट मूवमेंट नहीं हो रहा प्रोडक्ट का। बिल्कुल सर। अब इसमें आप समझें कि ये लॉकडाउन का इफेक्ट कब तक जाएगा, तो यानी कि बाहर जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें रिसेशन कब तक जाएगा। रिसेशन को समझें अगर हम इस शब्द को, तो ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। पहला कि बाहर मार्केट में जॉब्स के लिए कितनी एक्साइटमेंट है, लोग जॉब्स कैसे ढूंढ रहे हैं, जॉब्स की ग्रोथ क्या है। दूसरा शब्द कहा जाता है कस्टमर कॉन्फिडेंस, कि बाहर कस्टमर जो है जनरली कितना कॉन्फिडेंट है कि वो बड़े सामान खरीद सकता है, वो व्हाइट गुड खरीद सकता है, वो ट्रैवल कर रहा है, वो उसके लिए वो कितना एक्साइटेड है। ये कुछ मापदंड होते हैं ये देखने के लिए कि बाहर रिसेशन कैसे चल रहा है या बाहर इकोनॉमी के तो किस तरफ जा रही है।
थर्ड पार्ट जो थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है, लेकिन वो एक जिसको फंडिंग फाइनेंसिंग कहते हैं कि अब वाइट गुड्स जो मार्केट है उसके पे कितना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से या फाइनेंस कंपनियों की तरफ से, बैंकिंग सेक्टर की तरफ से मार्केट में आ रहा है। अब ये तीनों सेगमेंट डाउन है। इसका मतलब बाहर का जो रिसेशन है, जो ट्रेडिशनल मार्केट का रिसेशन है, एक्चुअली वो एक्सटेंड होगा। इस दौरान डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ होना तो निश्चय है, और शायद जो एवरेज ग्रोथ हम इंडस्ट्री की करते हैं, जो हम टॉप 50, 60, 70 कंपनीज इंडिया की हैं जिनको हम ट्रैक करते हैं ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए, शायद उससे ज्यादा ही हो डायरेक्ट सेलिंग की एवरेज ग्रोथ रेट, यानी पिछले साल के मुकाबले। चैलेंज सिर्फ लॉजिस्टिक्स था, वो सूनर और लेटर सॉल्व हो जाएगा लॉजिस्टिक्स का। बड़ा चैलेंज था डिजिटल पे जाना, वेबिनार करना। आज हम और आप सब जूम पे आ गए हैं, सब फेसबुक लाइव हैं, डिस्कशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वेबिनार्स हैं जिन पे हम डिस्कशन करना शुरू कर दिया। इसके एक्सेप्टेंस एक इशू था, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने सबसे जल्दी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट आज आप हम एक सेशन करते हैं गांव प्रांतों में, जहाँ पे गांव में लेडीज अपने घरों में बैठ के हमारे साथ ये मीटिंग कर रही हैं, डिस्कशन कर रही हैं। सो अगर आप समझें तो पोस्ट लॉकडाउन, अगर आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूं एक लाइन में, तो पोस्ट लॉकडाउन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। उसके लिए आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपका डिजिटल एक्सेप्टेंस का। सेकंड, आपको अपने लॉजिस्टिक्स के नए-नए आइडियाज निकालने होंगे। हो सकता है आपको स्टेट लेवल लॉजिस्टिक्स पार्टनर चेंज करने पड़े, डिस्ट्रिक्ट लेवल के पार्टनर्स आपको चेंज करने पड़े, आपको नए पिकअप वेंडर्स डेवलप करने पड़े, डोर टू डोर डिलीवरीज के लिए नए ऑप्शंस बनाने पड़े। एंड थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि आपकी जो शायद रिवॉर्ड प्रोग्राम्स होते हैं या डीलर आपके डायरेक्ट सेलर्स की जो स्कीम्स या हम प्रमोशन के लिए गिफ्ट निकालते हैं, उनके शायद ऑप्शंस को चेंज हों। ग्लोबली ये देखा गया है कि ये 3 सेक्टर्स पे ज्यादा काम हो रहा है। अगर आप यूरोप या सिंगापुर की बात करते हैं तो वहां पे भी इस तरीके की कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यस, इट्स गोना बूम लाइक एनीथिंग। हम पे है कि हम इसको कितना सीरियसली, कितना एजुकेट होके, कितना इसको समझ के इस इंडस्ट्री को कर सकते हैं। ठीक, राम साहब। सर, एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर, एक आम डिस्ट्रीब्यूटर गांव का आपसे ये जानना चाहता है सर कि हमने 3 महीने से हम लोग लॉकडाउन में हैं, ठीक है सर। लॉकडाउन चलता रहेगा, अब काफी शहर में फिर आप जैसा देखेंगे कि गुवाहाटी में फिर लॉकडाउन बढ़ गया। तो मैं आपसे कुछ मोटिवेशन वर्ड या कुछ ऐसा प्रैक्टिकली सुनना चाहता हूँ जिससे कि मेरी कमाई बढ़ जाए, मेरा एक्शन प्लान कैसे सही तरीके से हो, जिससे कि हम इस इंडस्ट्री में बने रहें और मेरी कमाई की जो कमी है थोड़ा बहुत हो, बिल्कुल खत्म ना हो, इसको और बेहतर तरीके से कैसे हम अपने बिजनेस में डाल सकते हैं। तो कुछ सजेशन या एडवाइस अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए या लीडर्स के लिए जो किसी भी रैंक हो, तो वो आपसे जानना चाहेंगे सर। इकराम साहब, मैं तो बिजनेस के बारे में ज्यादा तो क्या आपको एडवाइस कर पाऊंगा। आप लोगों की टीम बहुत सक्षम और बहुत ही कैपेबल टीम है आपकी। लेकिन एक वाक्य है, आज से करीबन साल से 7-10 महीने पहले की बात है, अगस्त या सितंबर की बात है। मुझे अनमोल साहब के फादर के साथ हम मिले थे कहीं पे, तो उन्होंने डिस्कस किया था कि ये इंडस्ट्री कितनी तेज ग्रो कर सकती है या ये इंडस्ट्री कितनी स्लो चलती है, या ऐसे इसी पे हम जनरल बात कर रहे थे। तो उनके फादर साहब ने एक बड़ी अच्छी चीज कही, कहते कि मतलब ये जो रेस है ये 100 मीटर और मैराथन के बीच में रहेगी, लेकिन बंदा भागेगा तो सही ना। तो मेरे को वो लाइन इनकी बहुत समझ में आई कि उन्होंने एक लाइन में एक्चुअली इस इंडस्ट्री का सम अप कर दिया। तो समझिए कि अगर हम आज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की रेस में थे, आज शायद ये मैराथन है, हाफ मैराथन है, पर हम चल रहे हैं, हम भाग नहीं रहे, लेकिन हम चल रहे हैं। सो इंडस्ट्री स्लो जरूर होगी, कुछ टाइम के लिए आपकी लॉजिस्टिक्स की मूवमेंट स्ट्रगल जरूर करेगी, और यही एक ऐसा टाइम भी है जब आपके नए-नए तरीके डेवलप होंगे। हो सकता है नए तरीके का डिलीवरी मैकेनिज्म डेवलप हो जाए इसी को लेके। ये भी सच्चाई है कि पुराने तरीकों को तब तक हम चैलेंज नहीं करते जब तक वो बिल्कुल प्रॉब्लम में नहीं आते। तो हो सकता है हम नया कोई ऑप्शन डेवलप करें। तो मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि आप इस इंडस्ट्री को जब करियर की तरह लेते हैं, तो करियर में उतार-चढ़ाव आते हैं। हम इंजीनियर भी बनते हैं तो भी 4 साल पढ़ते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती हम किस लेवल के इंजीनियर बनते हैं, और जिस कंपनी में हम जाते हैं क्या वो जॉब मेरे को हर साल रेज़ देगा, वो भी कोई गारंटी नहीं होता। बट हम रहते हैं सिस्टम में क्योंकि हमें पता है कि वो जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो मैं अपने आप ग्रो कर ही जाऊँगा।
बिल्कुल सर। तो मेरा आप सभी डायरेक्ट सेलर से ये अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको एज़ अ करियर जब ले रहे हैं ना, तो स्पीड आप ऊपर-नीचे हो सकती है। पहला गियर से 5वें गियर के बीच में आपकी स्पीड हो सकती है, पर चलते रहिए। ये इंडस्ट्री सबको अपने सपनों तक, अपने मंजिल तक, अपने रास्ते तक ले जाती है। आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं और आप में कितनी ताकत है, ये आपके पंखों में ही होता है। राइट इकराम साहब? हेलो, इकराम साहब? या राव सर, सर आपने काफी अच्छी वर्ड अभी एक कही, उसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, करियर बोला। क्योंकि जब भी जैसे अपनी मैं डेजॉय की बात करूं, अगस्त 2019 में स्टार्ट हुआ, काफी लोग आते थे, काफी भीड़ आई, लोगों ने काफी इस बिजनेस को ज्वाइन भी किया। अब जैसे बिल्कुल सही कहा कि हम लोग मैराथन रेस में हैं और बहुत जल्द और भी हम लोग ग्रो करेंगे। तो एक मैसेज सर डेजॉय के लिए और डेजॉय के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन लोगों ने हमसे ये पूछा है कैसे हम इस डेज पर विश्वास करें, ठीक है, क्योंकि बाहर से कुछ भी नहीं दिखता है। तो क्वेश्चन है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एफर्ट्स हैं क्या कि अपनी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर अपना करियर बनाना है तो क्या सोचें जिससे कि मुझे लग जाए कि इस कंपनी में हम ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि आपने सर्वाइव करना है। आप ये सोचिए कि आपने ये इंडस्ट्री जीनी है, ये इंडस्ट्री समझनी है। जब आप सर्वाइवल की सोचते हैं तो कोई सर्वाइव नहीं करता, लेकिन जब जीने की सोचते हैं, जब चलने की सोचते हैं, तो ही आप जीते हैं। इस इंडस्ट्री में स्पीड ऊपर-नीचे कर सकते हैं। आप अगर हफ्ता काम करते हैं तो 4 दिन काम कर सकते हैं, आप 3 दिन काम करते हैं, आप 7 दिन काम कर सकते हैं। आप अपनी स्पीड खुद डिसाइड कीजिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी ये बिज़नेस देता है। आप आधा घंटा काम करना चाहते हैं, 1 घंटा काम करना चाहते हैं, आप दसों दिन काम करना चाहते हैं महीने के, आप चूज़ कर सकते हैं। और आप ये चूज़ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक ये इंडस्ट्री ऑब्वियसली इट इज़ हियर टू स्टे, ये यहाँ रहनी है, ये ग्रो करनी है और ये चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई टाइम फेज़ इंडस्ट्री है। क्योंकि ये लोगों की बेसिक चीज़ों को ज़रूरत को पूरा करती है, उनकी इनकम को, उनके प्रोडक्ट को, उनकी सर्विस को पूरा करती है। जैसे कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो आज की डेट में कोरोना के चैलेंज हो गया है, जिसे हम कहते हैं फ्रीज़ हो गई हैं इंडस्ट्रीज़, पर डायरेक्ट सेलिंग उनमें से नहीं है। सेकंड आता है कि आप जिस शिप में चल रहे हैं, यानी उस शिप का कैप्टन कैसा है, उस शिप के जहाज का विजन कैसा है, उस शिप की लीडरशिप कैसी है। अ, तो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं अपनी शिप के बारे में। आप वो जानते हैं कि वो आपके शिप के कैप्टन और क्योंकि कुछ टाइम में आपने बहुत ही थोड़े टाइम में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। अगर आप कंपेयर करें अपनी परफ़ॉर्मेंस को तो आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए अच्छा लेवल अचीव किया है। एंड मेरी शुभकामनाएँ, मेरी दुआ, मेरा प्यार है आप लोगों के साथ, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड दैट डेजॉय जब अगली एनिवर्सरी करे अगले साल तो मैं आप सबसे लोगों से मिलने आपके नए कॉर्पोरेट ऑफिस में ज़रूर आ पाऊँ एंड तो ऑल द बेस्ट टीम, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी और राहुल सर, इकराम लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक जी, क्वेश्चन, एक मोटिवेशन मैसेज टू ऑल माय डेजॉय मेंबर्स, टू ऑल माय डेजॉय फैमिली, टू ऑल माय लीडर्स एंड अचीवर। मैं चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक रहेगा आपकी तरफ से, लेकिन एक मोटिवेशनल मैसेज कि क्यों उनको डेजॉय में रहना चाहिए सर। अब ये बड़ा मुश्किल काम कह दिया इकराम साहब आपने। ये तो आपकी स्पेशलिटी है, ये अनमोल जी की स्पेशलिटी है और कि अ, मैं देखिए आप में से कई लोग मुझे नहीं पता कि आप लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या सोचते हैं, पर मुझे लगता है कि ये एक जीने का तरीका है। डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप ये महसूस करें कि अगर आपने उसको अपने लाइफ़स्टाइल का पार्ट बना लिया है ना, तो यकीन मानिए इस इंडस्ट्री में स्लो चल और ये इंडस्ट्री अपने आप आपको दे जाती है। डेजॉय इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक पार्ट है और डेजॉय ने 1 साल के अंदर काफ़ी कुछ अचीव किया, काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी, काफ़ी कुछ बना होगा, काफ़ी कुछ बिगड़ा होगा। लेकिन वो टाइम उन्होंने सर्वाइव किया और ज़्यादातर ये देखा गया है कि इंडिया में जो स्टार्टअप बिज़नेसेस होते हैं, से अबाउट 90% बिज़नेसेस जो स्टार्ट होते हैं इंडिया में करीबन साल डेढ़ साल के अंदर बंद हो जाते हैं। सो आप उस 10% से तो की कैटेगरी में तो आ गए हैं। यानी कि आप 90% जो फेल वाली कैटेगरी थे, आप उनसे तो निकल गए हैं। अब आगे बढ़ना है।
तो मेरा आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस अपॉर्चुनिटी को समझें, इस इंडस्ट्री को समझें। आप इस इंडस्ट्री के वो फेस बनिए कि लोग कहें कि हाँ यार मिले तो मजा आया, सीखा तो मजा आया, काम किया तो इनके साथ मजा आया। और असली मोटिवेशन तो मुझे तभी मिलेगी आप सब लोगों से जब मैं आप सब लोगों को आपके सेशंस में मैं ऐसे डायरेक्ट सेलर बैठ सकूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी अपना लीडर्स का सेशन लें तो मुझे भी बुलाएं और मैं Sure, कुछ sir. काम करने के बारे में ज्ञान ले सकूं। थैंक यू रोल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस वर्ड्स। काफी अच्छा लगा सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, यू हैव गिवन योर प्रेशियस टाइम। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती दोस्तों, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर अनमोल अग्रवाल सर भी हम लोग के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और मैं ठीक राहुल है सर विक्रम साहब। हाँ जी सर, तो अब हमारे साथ जुड़ गए हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर अनमोल अग्रवाल सर। विक्रम साहब आपकी वॉइस चली गई थी, लास्ट में क्या कहा आपने? मैं सर थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर द वास्ट इंफॉर्मेशन व्हिच यू हैव प्रोवाइडेड टू अस। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसी पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़ी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत ही अच्छा और भी बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे अप्रिसिएशन एफबी पर आ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जरूर जब हमारा लॉकडाउन खुलेगा तो आप भी हमारे स्टेज की शोभा जरूर बनेंगे, हम लोग आपको बुलाएंगे। और उसी के साथ मैं चाहूंगा राहुल सर आप भी बने रहें, क्योंकि हमारे साथ हमारे कंपनी के एमडी डैशिंग मिस्टर अनमोल अग्रवाल सर जुड़ गए हैं। और मैं चाहूंगा कि अनमोल अग्रवाल सर कुछ अपने शब्दों से हम लोगों का हौसला बढ़ाए। सो ओवर टू अनमोल सर। Thank you, everyone. And thank you, Rahul ji, for such an amazing event, such an amazing seminar session. और उनको exactly पता है, ये जो questions लोग मुझसे पूछते थे, वो questions के शायद आपसे सुन के और आपसे समझ के ज़्यादा बेहतर और confident feel करेंगे। लोग आपसे जो knowledge मिली है, मैं लोगों को try करता हूँ, जो अपना उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा educate करो, तो वो मैं कोशिश करता हूँ, जितनी बातें आपसे सीखे, जितना हमने time spend किया है, जो भी इंडस्ट्री के बारे में चीजें हैं, तो मुझे आपसे जो सीख मिली है मैं लोगों को पास ऑन करने की पूरी कोशिश करता हूं। पर आज का सेशन से लोगों का और ब्रेन ओपन हुआ है। इसके बाद और मेरे पास भी जो क्वेश्चंस आएंगे मैं आपके पास लेकर आऊंगा कि और क्या लोगों के सजेशंस हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो डे जॉय क्या फॉलो करता है, वही मुझे लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाता है, कि आप लोगों से सजेशंस लो। कि सबसे बड़ी चीज है कि हर व्यक्ति का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैक्सिमम कलेक्टिव डेटा को हम एनालाइज करके और एक राइट डिसीजन पे आ सके। सो दिस इज व्हाट डेजॉय हैज ऑलवेज डन, एंड विथ योर सपोर्ट दिस कंपनी हैज स्टैंड वेयर इट इज टुडे। वी बोथ नो दैट आपने कितनी मेहनत करी है। स्टार्टिंग के टाइम पे हम लोगों ने हर चीज के लिए स्ट्रगल किया है, कोटा के ऑफिस के लिए, स्टाफ के लिए, एंड लॉजिस्टिक्स के लिए, अकाउंटिंग के लिए। सो आफ्टर एन ईयर आई थिंक कि सब चीजें अब सेटल्ड हैं, सब चीजें बिल्कुल परफेक्टली हो चुकी हैं, कि एक साल की एनिवर्सरी अब मनाने में ऐसा लगेगा कि जो चैलेंजेस थे, जो बेसिक चैलेंजेस थे, डेली चैलेंजेस हर रोज आएंगे, हर रोज सॉल्व करने हैं, पर जो बेसिक चैलेंजेस थे वो हमने सॉल्व कर दिए। तो आज एक अच्छे मुकाम पे डेजॉय पहुंच गया, तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और लीगल साइड पे तो आप जो करते हो और जो आप सबके लिए करते हुए आए हो और डेजॉय के लिए किया है, वो तो है ही। बट जो मेरे लिए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से किया, तो यू आर वन ऑफ माई मेंटर, कि मैं जिससे इंडस्ट्री के बारे में सीखा। और शायद आपसे हम नहीं मिले होते, फर्स्ट डे जो हमारी मीटिंग हुई थी आपके ऑफिस में, अगर नहीं मिले होते तो शायद डेजॉय की कभी स्टार्टिंग ही नहीं हो पाती। तो यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट डेजॉय हैज स्टार्टेड। सो वही सबसे बड़ी बात है। बाकी सारी चीजें तो कंपनी कैसे जाएगी आगे, क्या होगा, वो सब लोगों को हम ब्रीफली डिस्कस करते रहते हैं। एंड आपने एक पॉइंट बहुत सही बोला, जो भी चैलेंजेस सबसे ज्यादा आ रहा है, वो आपकी बात सुन के मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि इंडस्ट्री का इसका मतलब सबके लिए जो चैलेंज आ रहा है वो है लॉजिस्टिक्स। सो लॉजिस्टिक्स, सभी लोग जो इस मीटिंग को सुन रहे हैं उन लोगों से यही मेरा कहना है कि लॉजिस्टिक्स, आपने जैसे राहुल भाई की बात सुनी कि सिर्फ डेजॉय ही नहीं फेस कर रहा है, सारी एमएलएम कंपनीज फेस करी, तो थोड़ा सा बेयर करिए, चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, धीरे धीरे स्टाफ आ रहा है। जो भी कोरियर कंपनीज है उनके पास स्टाफ नहीं है, वो सारा स्टाफ वापस आ रहा है। सो थिंग्स विल गेट नॉर्मल, अभी भी हो गई है, अगले 1 महीने के अंदर और नॉर्मल हो जाएंगी। सो आफ्टर दैट वी विल रॉक। एंड राहुल जी, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, हम लोग 200 अबव फ्रेंचाइजीज क्रॉस कर चुके हैं पैन इंडिया।
So that is one of the best news जो सभी लोगों के साथ शेयर करनी थी. So thank you Rahul ji for being part of such an great session. And Thank you so much. Thank you so much for having me here. Thank you Anmol ji. Thank you Divyansh. Thank you Ikram sahab. Thank you team Dayjoy. Lovely session. और मैं उम्मीद करूंगा कि 2 या 3 महीने बाद हम ऐसा सेशन दोबारा कर सकें. बिल्कुल And, बिल्कुल. Thank you so much, gentlemen. Thank you so much. Take care. Bye. Bye. Okay, God bless you all. Thank you very much. Have a good day, everyone. Bye. Bye.